हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला। तो दोस्तों, कल हमने मंगलम पाठ का पूरा फिनिश कर लिया है और अब देखेंगे आज द्वितीय पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो आइए अब देखते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर में एंट्री करते हैं। द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, दूसरा पाठ है नाम है पाटलिपुत्र का वैभव। चलिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत्। बिहार राज्य की जो राजधानी पटना है, वह प्राचीन काल से ही, वह पुराने समय से ही सभी क्षेत्रों में अपना महत्व को धारण किए हुए। अस्योतिहास सार्ध सहर्ष वर्ष परिमितः वर्तते। और पटना का जो इतिहास है वह सार्ध सहर्ष वर्ष परिमित, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना। आगे देखते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षणम। पटना जो है वह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करता है। पटना इस सब क्षेत्रों के रूप में ध्यान आकर्षण करने वाला। वैदेशिका यात्रिना मेगास्तिनिज फाहियान हुवेन्संग इति संग प्रभुत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन 100 स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मतलब कई विदेशी यात्री पटना के को दर्शन करने के लिए आए थे, जिसमें मेगास्तिनिज, फाहियान, हुवेन्संग, इन्होंने क्या किया है कि अपने स्तर से पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किया है। जो विदेशी यात्री मतलब विदेशी से आए थे पटना में, उन्होंने अपने अनुसार अपने अपने ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है। पाठ्ये अस्मिन् पाटलिपुत्रस्य वैभवं सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना का सामान्य रूप से वर्णन किया गया। इस पूरे पाठ में केवल पटना का ही वर्णन स्लाइड में लिखे हैं, उसको देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना को अनेक विदेशी यात्री मेगास्तिनिज, फाहियान, अशोक आदि अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। पटना का वर्णन कौन किया है? तो पटना का वर्णन विदेशी यात्री अशोक, मेगास्तिनिज, फाहियान, हुवेन्संग अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने अनुसार से किया है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए अब हम कुछ स्लाइड में लिखे हैं, उसको देखते हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना को अनेक विदेशी यात्री मेगास्तिनिज, फाहियान, अशोक आदि अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पटना का वर्णन कौन कौन किया है। तो आपको लिखना है कि पटना का वर्णन अनेक विदेशी यात्री मेगास्तिनिज, फाहियान, हुवेन्संग इति संग अपने अपने ग्रंथ में अपने अपने अनुसार से वर्णन किया है। तीसरा पॉइंट है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अब फिर चैप्टर में एंट्री करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अस्यन्तां पाटलिपुत्रमनुराज्ञं वसीदुचित्रं महानगर बभूवम्। पटना जो है वो प्राचीन काल से गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। बिहार की राजधानी पटना जो है वो प्राचीन काल से ही गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। तदीसयो दामोदर गुप्ते नाम कवि कूटनीमताख्य काव्ये कथित्यति। जिसके बारे में कवि जो दामोदर दास गुप्त है वो अपने काव्य कूटनीमताख्य में वर्णन किए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, दामोदर दास गुप्त का काव्य कौन है? तो कहिएगा कूटनीमताख्य। अब क्या कहें देखते हैं। अस्ति महितलतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नान्य पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब पटना जो है वह कई दिनों तक अपने अनुसार से, जैसे कि दामोदर दास गुप्त कूटनीमताख्य में अपने अनुसार से लिखे हैं कि
पटना जो है वो पूरे पृथ्वी का तिलक है तथा सरस्वती का कुलगृह है, और इसका विवरण उन्होंने इंद्र से भरी पूरी नगर से किया। मतलब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कवि दामोदर दास गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा, तो कहिएगा कवि दामोदर दास गुप्त ने पटना के बारे में अपने ग्रंथ कूटनीमताख् में लिखे हैं कि पटना जो है वह पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती का कुलगिरी है, और यह जिसका विवरण उन्होंने पटना का जो विवरण है वो दामोदर दास गुप्त वो इंद्र से भरी पूरी नगर से किया। आइए देखते हैं। पटना गंगा के किनारे बसा एक शहर है। पटना किस नदी के किनारे बसा एक शहर है? तो गंगा नदी के किनारे। कवि दामोदर दास गुप्त की काव्य कूटनीमताख् है। कवि दामोदर दास गुप्त की काव्य क्या है? तो कूटनीमताख्। पटना पृथ्वी का तिलक है। दामोदर दास गुप्त जी के अनुसार पटना पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का कुलगिरी है। पटना सरस्वती का कुलगिरी है। तो अब अगले स्लाइड में देखते हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगा स्त्रे बुद्धे काले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि पाटलीग्राम जो है वो बुद्ध के काल में, भगवान बुद्ध के काल में गंगा के किनारे बसा शहर था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध कई बार पधारे थे। पटना में कई बार कौन पधारे थे? तो भगवान बुद्ध। तेन कथितमास्ति यद् ग्रामे महानगर भविष्यति। भगवान बुद्ध ने कहे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वक्रांत भविष्यति। लेकिन ये ग्राम महानगर तो बन जाएगा, लेकिन भविष्य में इसको आग, पानी और लड़ाई झगड़ा से हमेशा भय बना रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित। और पुराने समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। यहाँ से एक सब्जेक्टिव बनेगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा है, तो इसका आंसर लिखिएगा। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा है कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इसको हमेशा आग, पानी और लड़ाई झगड़ा से भय बना रहेगा। तो अगले स्टेप देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्ट सीदति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था है वो अत्यंत उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी किया है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण से अपने ग्रंथ में किया है। तो अब फिर अगला देखते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रिय दर्शनम अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। और यह नगर अत्यंत प्रिय दर्शन था, और इस नगर का जो शोभा रक्षा व्यवस्था है वह अशोक के समय में अत्यंत सूत्रा समृद्ध था। मतलब अशोक के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत समृद्ध था। आइए जो लिखे हैं उसको देखते हैं कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। ऑब्जेक्टिव आएगा, बुद्ध के काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध यहाँ ने होगा। भगवान बुद्ध ने कई बार पटना आए थे। भगवान बुद्ध कई बार पटना पधारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उत्कृष्ट। ये कभी सब्जेक्टिव भी बन सकता है। देखिए मात्र 2 लाइन आपको 2 नंबर दिला सकता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक सरस्वती की परंपरा रही है। इसको पढ़ा रहे हैं आगे कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। मतलब बहुत दिनों तक
पटना में सरस्वती की परंपरा चलती रही। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सादर स्मृति। और राजशेखर जो है वो अपने ग्रंथ काव्य मीमांस के कवि शिक्षा के प्रमुख भाग में किया है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा है, तो कहिएगा राजशेखर ने पटना के बारे में कहा है कि पटना बहुत समय पहले तक सरस्वती की परंपरा रही है। और किसमें कहा है, तो वो अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में। अगर इसको अच्छा से लिखना होगा कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कहा है कि पटना बहुत दिनों तक सरस्वती की परंपरा रही है। वही लिखे हैं कि पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक सरस्वती की परंपरा रही है। पाटलिपुत्र कितने दिनों तक सरस्वती की परंपरा रही है? बहुत दिनों तक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अत्रो वर्ष बिहि पाणिनि पिंगल व्याघ्री वरुण वरुचि पतंजलि इह परिशिक्षिता ख्याति मुप जगमु। फिर से पढ़ते हैं। अत्रो वर्ष बिहि पाणिनि पिंगल व्याधि वरुचि पतंजलि इह परिशिक्षिता ख्याति मुप जगमु। मतलब वर्ष उपवर्ष में जो बीत गया समय में, उसमें पाणिनि, पिंगल, वरुचि और पतंजलि कई विद्वान ने पटना से अध्ययन करके, पटना से पढ़ करके पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं। जो विद्वान ये सब थे, पाणिनि, पिंगल, वरुचि, उसके बाद पतंजलि, ये सब पटना से पढ़कर पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं। लिखे हैं पाटलिपुत्र से कई विद्वान पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि पढ़कर विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि पटना से कौन कौन से विद्वान पढ़ करके विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं, तो लिखिएगा पटना से पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि, व्याधि आदि विद्वान पढ़ करके विश्व में ख्याति प्राप्त किए हैं। तो अब अगले स्लाइड में और देखते हैं, तो तक बनेंगे। तो अब अगले लाइन देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण कुसुमपुर व प्राप्यते। मतलब कुछ पुराने ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम है, पटना का जो नाम है, वो पुराना नाम कुसुमपुर और कुसुमपुर था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि पटना का पुराना नाम क्या था, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। अन्येन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इस नाम से, कुसुमपुर और कुसुमपुर नाम से स्पष्ट होता है कि बहुत समय पहले पटना में या उसके आसपास फूल अत्यधिक उत्पादन होता होगा, इसलिए पटना का नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र पड़ा। इसीलिए पटना का नाम पाटलिपुत्र तो अभी है, पहले कुसुमपुर और कुसुमपुर था। शरत्काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। और गुप्त वंश का जब शासन काल था पटना में, तो उस समय शरद ऋतु में, किस ऋतु में? शरद ऋतु में कमोदी महाउत्सव मनाया जाता था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौन सा उत्सव मनाया जाता था, तो कमोदी महोत्सव। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन् सम्प्रति दुर्गा पूजा बतरे तादृश एव समारोह दृश्यते। और अभी के समय में उस कमोदी महोत्सव को पटना में दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता है। जैसे कमोदी उत्सव को मनाया जाता था, उसी तरह पटना में अभी दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि गुप्त वंश शासन काल में तो कौन सा उत्सव मनाया जाता था, तो कमोदी उत्सव। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु। चलिए अब देखते हैं बोर्ड पे। कहते हैं कुछ प्राचीन ग्रंथ के अनुसार पटना का पुराना नाम कुसुमपुर और कुसुमपुर था। बताया है कि पटना का पुराना नाम क्या था? पुष्पपुर और कुसुमपुर। पटना पटल पुष्प की पुतलिका से बना है। पटना का जो नाम है कि अत्यधिक फूल सब होने के कारण पटना का नाम जो है वो पटल पुष्प की पुतलिका से बना है। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कमोदी महोत्सव बनाया जाता था। कमोदी महोत्सव की तरह अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव की तरह अभी कौन पूजा मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा। इसके बाद हम अगले स्लाइड में देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर से दूसरा शुरू करते हैं स्टेप।
कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहर्ष परिमित जीर्णता मन्य बभूतम। कई समय के बाद, कुछ समय के बाद जो पटना है वह लगभग 1000 वर्ष तक वैसे भगना अवस्था में, मतलब कि पूरे वहाँ कुछ विकास नहीं हुआ और वैसे वो पटना 1000 वर्ष तक पड़ा रहा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। और ये जो है पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक वैसे सोना अवस्था में पड़ा रहा। इसका संकेत मुद्रा राक्षस दिशु ग्रंथ में मिलता है इसका संकेत। खैर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्राजात, मतलब मुगल वंश के काल में, मुगल वंश के शासन काल में यह नगर विकास पर था। ये मतलब विकास शुरू हो गया। अलग्ना शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकासो जात। और जब अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेज जब भारत पे शासन किया, तब पाटलिपुत्र विकास करने लगा। पाटलिपुत्र का लगातार विकास होने लगा। नरभिद मध्यकाले एव पटनेति नानय प्रसिद्धगमात् अयम शब्द पटनेति शब्द निर्वात। नगरमिति यानी कि पटना जो है वो मध्यकाल में जो पटना का नाम था पाटलीग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र, वो शब्द पतन शब्द से बना है। पटना किस शब्द से बना है? तो पटना पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। और नगर पालिका जो है देवी पटन देवी, वह आज भी पूजी जाती है। पटन देवी को हम लोग आज भी पूजते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालाय वर्तते बिहार राजधानी चास्ति। पाटलिपुत्र है जो है वो बिहार की राजधानी मतलब पाटलिपुत्र विशाल रूप में बिहार की राजधानी है। यानी कि पटना का नाम विशाल है, पाटलिपुत्र, और वह बिहार की राजधानी है। अनुदिना नगरस्य विस्तार भवति। और इस नगर का अभी के समय में लगातार विकास हो रहा है। अस्यो तस्या दिशि गंगा, अस्य उत्तरो दिशा गंगा नदी प्रवहति। और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घ सेतु क्युच्च रेलवे सेतुरपि निर्माणयतो वर्तते निर्मायमानो वर्तते। उत्तर दिशा में जो नदी पटना है, पटना में जो उत्तर दिशा में गंगा नदी है, उस पर गांधी सेतु पुल बनाया गया है और वह एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। लेकिन रेलवे सेतु पुल अभी बनने को जा रही है, जो कि शायद इससे भी लंबा है, वो भी निर्माण है। रेलवे सेतु पुल शायद अभी बन रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गौरगिरम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। और इस नगर में अत्यंत उत्कृष्ट अच्छे दार्शनिक स्थल, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, गुरुद्वारा इत्यादि देखने को मिलते हैं। पाटलिपुत्र में ये सब जगह दर्शनीय स्थल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन है, तो आप लिखिएगा कि पटना का दर्शनीय स्थल गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, राजीव गांधी सेतु पुल, जैविक उद्यान, गांधी सेतु पुल आदि। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारिता नाम्नाय प्रसिद्ध वर्तते। पटना जो है, पटना का गुरुद्वारा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पटना में जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। उसका जन्म स्थल जो था वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया, जहाँ पे कई विदेशी यात्री भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पटना गुरुद्वारा के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा कि पटना जो है गुरुद्वारा के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उसी के जन्म स्थल पर वह गुरुद्वारा बनाया गया। तत्र देश अस्यास्य तीर्थयात्रिना दर्शनार्थ मान्यति। मतलब यहाँ पर गुरुद्वारा को देखने के लिए विदेश से भी यात्री आते हैं। तो उसको देखते हैं।
पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक भुगनावस्था में रहा। पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक भुगनावस्था में रहा, मतलब उसमें कोई विकास नहीं हुआ, 1000 वर्ष तक। गुप्त वंश के समय पटना का उद्धार हुआ। पटना का उद्धार किस वंश के समय में शुरू हुआ, तो गुप्त वंश के समय में। अंग्रेजी शासन के बाद पटना का उद्धार हुआ। पटना का उद्धार कब हुआ, अंग्रेजी शासन के बाद, मतलब विकास होने लगा। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है, जिसके ऊपर गांधी सेतु पुल है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी। गंगा नदी पर कौन बांध है, तो गांधी सेतु पुल है, पुल। एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु है, लेकिन वो जो बताए थे रेलवे सेतु पुल, वो भी अभी बन रहा है, निर्माण उसका हो रहा है, जो कि गांधी सेतु से भी शायद बड़ा है, शायद। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में गुरुद्वारा बना है। जहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, वहाँ पर क्या बना है, गुरुद्वारा बना है। अब एक बात बता दे रहे हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, और पहले गुरु बुद्ध थे। पहले गुरु बुद्ध, भगवान पहले गुरु थे। भगवान बुद्ध सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। तो अब अगले स्लाइड में देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन काला तथावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धारयति। सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मानचित्रे नगरम विधि महत्वपूर्ण। मतलब पटना जो है वो पुराने समय से लेकर के अब तक विभिन्न क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए है। और उन सभी चीज़ों को जो पुराने समय से आ रहा है, जो चीज़ हुआ है, उसको हम संग्रहालय जाकर देखते हैं। पटना में संग्रहालय भी है, और पटना का जो मानचित्र है वो काफ़ी अच्छा है। पटना का मानचित्र काफ़ी सुंदर है। तो आइए देखते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्व धारण किया है। पाटलिपुत्र पुराने समय से अब तक बहुत सारे क्षेत्रों में अपना महत्व धारण किया है, जिसको हम संग्रहालय जाकर देखते हैं। पटना में जो भी बीता है उसको हम कहाँ जाकर देखते हैं, तो संग्रहालय जाकर देखते हैं। इस तरह से पाटलिपुत्र वैभव पूरा खत्म हुआ। इस पार्ट में पटना के बारे में पूरा बताया गया। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा, और जैसा आपको लगे वैसा आप कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए। अगर व्याकरण वगैरह भी सब करा देंगे, 5 बार तक कम से कम इसको जाने दीजिए, उसके बाद व्याकरण करवाएंगे। तो टूटी फूटी शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।